दोस्तों, आज बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप लोग कहेंगे कि बांग्लादेश इसके लिए खुद जिम्मेदार है। आपकी बात ठीक है कि बांग्लादेश इसके लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन उससे भी जिम्मेदार व्यक्ति वो है जो कि वहां की लीडरशिप के अंदर चल रहा हो। देश के अंदर एक बहुत बेहतरीन नेतृत्व होना जरूरी है, लीडर होना जरूरी है, ताकि वो अपने देश के लिए बहुत बेहतरीन निर्णय ले सके। जिस समय शेख हसीना की सरकार थी, उस समय अमेरिका ने बांग्लादेश को एक आइलैंड देने के लिए कहा था। उस समय शेख हसीना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम लोग व्हाइट मैन को हमारे बांग्लादेश के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। और उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर ऐसा कुछ होता है कि वहां का पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ता है और वो भारत के अंदर आकर शरण लेती हैं। क्या ये सब जो किया धरा है वो अमेरिका का है? क्या अमेरिका को यूनुस खान को कोई प्राइज जो है वो दिया गया था, या फिर यूनुस खान जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं यूएसए की पॉलिसीज से? अगर वो यूएसए की पॉलिसीज से काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो फिर वो अभी चाइना विजिट क्यों करने जा रहे हैं? ये तमाम बातें आपस में उलझी हुई हैं। हम कुछ धागे जो है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाल ही के अंदर ये अटकलें आ रही थी कि बांग्लादेश के अंदर आपातकाल इमरजेंसी जो है वो लग सकती है। इसके पीछे क्या कारण थे? मुख्यतः एक कारण तो ये था कि वहां के जो आर्मी चीफ है वो यूनुस खान के साथ में मुलाकात कर रहे थे और लगभग 8 मेजर जनरल, कमांडिंग ऑफिसर्स, इन सब की मीटिंग होती है। और इन सब की मीटिंग होने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि बांग्लादेश के अंदर अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। हाल ही के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी कुछ खबरें जो है वो सामने आने लगी, जिसमें कहा गया कि आर्मी के जो जनरल हैं वकार उज जमान, इन्होंने ये बिलीव किया है कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी आपातकाल नहीं लगेगा। हाल ही के अंदर एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई थी, जिसमें इन महाशय ने भी यहां पर शिरकत की थी इस मीटिंग के अंदर। लेकिन क्या बांग्लादेश के अंदर कूल लग सकता है? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अभी आर्मी चीफ्स की मीटिंग चल रही है बैक टू बैक। और जब आर्मी चीफ से पूछा गया कि क्या चल रहा है, बोला यार एक टेरर अटैक जो है वो होने वाला है, उसको बचाने के लिए ही हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश के अंदर कोई भी टेरर अटैक ना हो। उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर और भी कुछ चल रहा है, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है वो कवर कर रहे हैं कि कू इन बांग्लादेश, क्या वाकई में यूनुस खान के खिलाफ जो है वो कू हो सकता है? मोहम्मद यूनुस डिसमिसेस बांग्लादेश कू रूमर्स, जो भी रूमर्स चल रहे हैं इनको जो है वो डिसमिस किया यूनुस खान ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है बांग्लादेश के बारे में। ये पिक्चर, ये इमेज आप लोग को याद होगी। क्या कहती है इमेज? यहां पर ये जो लेडी आप लोग देख रहे हैं शेख हसीना है। शेख हसीना को भारत के अंदर जो है वो शरण दी गई, लेकिन ये पहली बार नहीं था भारत के लिए। भारत ने 1980s के अंदर भी शेख हसीना को लगभग 2-3 साल के लिए भारत के अंदर शरण दी थी, जिस समय वो ब्रिटेन से भारत के अंदर आई थी। और उसके बाद में फिर बांग्लादेश में जाने के बाद आवामी लीग को ज्वाइन किया था शेख हसीना ने। आज 5 अगस्त 2024 के अंदर शेख हसीना ने वापस से भारत के अंदर शरण ली है। इसके पीछे रीजन क्या था? बांग्लादेश के अंदर बहुत लंबे समय से रिजर्वेशन का मामला चल रहा था। 1971 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया था उसमें यह बताया गया था कि जितने भी शहीद हैं, शहीद के परिवार हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा ऑलमोस्ट 30% के आसपास। और वो 1971 से शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के मुक्तिदाता द फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, उनके समय से ही वो चलता आ रहा था। और शेख हसीना ने इसको बार बार एक्सटेंड किया है कि जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक ये जो रिजर्वेशन है ये चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग उनको शहीद मानते हैं। इसके उलट सिक्के का दूसरा पहलू भी है, खालिदा जिया की पार्टी। तो खालिदा जिया की पार्टी ने हमेशा इस आरक्षण का विरोध किया, और इसी आरक्षण के विरोध के चलते शेख हसीना के खिलाफ जब विरोध के स्वर काफी ऊंचे होने लगे, तो शेख हसीना भागकर भारत के अंदर आती है और भारत के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लेती है। उसके बाद में बांग्लादेश ने यह कहा कि शेख हसीना ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी, क्योंकि इनके ऊपर कई मर्डर के चार्जेस हैं। जब इनकी सरकार बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी, तो इन्हीं के नेतृत्व के अंदर बांग्लादेश के लोग सड़कों पर आते हैं और उनके हत्या जो है वो हो जाती है। और इसीलिए शेख हसीना के ऊपर मर्डर के चार्जेस चलाए गए थे। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, यह है शेख मुजीबुर रहमान। एक व्यक्ति इनकी मूर्ति के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तोड़ रहा है। शेख मुजीबुर रहमान वही व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चुनाव को लड़ा और चुनाव को जीता,
लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम लोग जैसे ही इस इलेक्शन को जीतते हैं तो अपना एक बांग्लादेश बनाएंगे, और इन्होंने बांग्लादेश बनाया, इसलिए हम लोग फादर ऑफ नेशन को कहा जाता है। 15 अगस्त 1975 को इनका असासिनेशन किया गया था, इसलिए जिस दिन हम लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन बांग्लादेश अपना शोक दिवस जो है वो मनाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान के स्टेचू जो है तोड़े गए थे जिस समय शेख हसीना भारत के अंदर आती है, और फिर ये अटकलें शुरू हो जाती हैं कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और शेख हसीना पर केस दर्ज हुआ, हत्या केस दर्ज हुआ, और यह लग रहा था कि शेख हसीना अपनी जिंदगी जो है वो पूरी की पूरी जेल के अंदर बिताएगी। लेकिन शेख हसीना के जो बेटे हैं उनका यह दावा है कि शेख हसीना वापस से बांग्लादेश के अंदर आएगी और बांग्लादेश की वापस से प्रधानमंत्री बनेगी और लोकतंत्र उसी तरीके से वापस से कायम हो जाएगा। ये जो व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद नाहिद इस्लाम। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर इन्होंने उस समय लीडरशिप दिखाई जिस समय शेख हसीना को भारत के अंदर भेजा गया था, क्योंकि इन्होंने जितने भी स्टूडेंट विंग थे उनकी लीडरशिप की और यह कहा कि शेख हसीना जो कि स्टूडेंट्स को जो कि 1971 के वॉर के अंदर उनसे जुड़े हुए हैं उनको रिजर्वेशन दे रही है, उसके खिलाफ सड़कों पर लोगों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और खिलाफ करते हैं किसके? शेख हसीना के। इनका यह आरोप है कि अभी जो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, वो अभी मुलाकात कर रहे हैं आर्मी चीफ के साथ में, और उनसे मुलाकात करके बांग्लादेश के अंदर वापस से आपातकाल लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि राष्ट्रपति हैं वो शेख हसीना के काफी नजदीकी जो है वो माने जाते हैं। आर्मी चीफ यानी कि या फिर आर्मी का यह दावा है कि कहीं पर भी स्टूडेंट जो लीडर हैं इनका पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी के अंदर कहीं भी जो है रोल नहीं है। इस चीज को डिसमिस किया कि ये जो पार्टी है स्टूडेंट्स लीडर पार्टी है, एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसको क्या किया? रिजेक्ट किया था आर्मी ने कि वो कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जबकि स्टूडेंट्स विंग का यह दावा था कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो आर्मी चीफ के साथ में मिलकर वहां पर तख्ता पलट जो है वो कू कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शेख हसीना काफी नजदीकी है और जब ये राष्ट्रपति बने थे उस समय शेख हसीना ने इनको काफी सपोर्ट किया था, इसीलिए आज बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी जो है वो काफी हद तक बनी हुई है। ये जो व्यक्ति हैं यूनुस खान, वो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर चला रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश लीडर यूनुस सीक डीपर टाइज विद चाइना, ये अब हाल ही के अंदर चाइना की विजिट करने वाले हैं। चाइना एक ऐसा देश है उसके जाल में जो कोई भी फंसता है उसको वो निगल लेता है, क्योंकि वो ड्रैगन है और ड्रैगन एक बार खा लेता है तो उगलता नहीं है, वो चबा जाता है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को चबाया, मालदीव को, श्रीलंका को, सबकी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर हालत के अंदर कर दी और वही आज जमीन पर घुटने टेके हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आज BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर विरोध करती है तो वो चाइनीज का विरोध करती है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पाकिस्तान के अंदर और वहां के जितने भी रिसोर्सेज थे उसके ऊपर कैप्चर किया चाइना ने, और उससे काफी नाराज है BLA। श्रीलंका के अंदर भी यही देखने को मिला, मालदीव्स के अंदर यह देखने को मिला। लेकिन जब चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश को ऑफर किया था कि आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लीजिए, तो शेख हसीना ने उस समय जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम लोग जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी देश अगर इनको ज्वाइन करता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो अब जो है यूनुस खान वो चाइना को विजिट करने वाले हैं, और केवल विजिट इसलिए हो रहा है कि वो अब भारत को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश और तेज कर दे। एक चीज और है हमारे पास में, और वो ये है पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकी काफी बढ़ चुकी है। इसका रिजल्ट ये था कि फरवरी 2025 के अंदर दोनों के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, और यहां तक कि भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है उसको लेकर भी कई सारी अटकलें थी कि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वहां पर पाकिस्तान के कई जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं, ISI के जो ऑफिसर्स हैं, वो वहां पर क्या करते हैं? विजिट करते हैं उस एरिया के अंदर, और वो बांग्लादेश की मदद से करते हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आज साथ मिल चुके हैं। हो सकता है कि बांग्लादेश का नाम बदलकर आगे पूर्वी पाकिस्तान क्यों ना कर दिया जाए। इसीलिए आज इन दोनों की दोस्ती जो है वो परवान चढ़ रही है। लेकिन क्या वाकई में बांग्लादेश के अंदर आपातकाल लग सकता है? तो यह बात तय है कि जिस तरीके से अभी बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। वहां पर जल्द ही कुछ उलटफेर होने वाला है और तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि
किसी भी देश के लीडर को बहुत मजबूत जो है वो होना जरूरी है। तो बांग्लादेश के अंदर अब हाल ही में जो हालात चल रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगी। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब, म्यांमार देख लीजिए, म्यांमार के अंदर कू चल रहा है, ये सब जो है वो एक ही कतार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और आगे जाकर डेमोक्रेसी जो है वो इनकी खतरे में हो सकती है अगर इन्होंने एक अच्छे डिसीजंस नहीं लिए। और मानना तो ये पड़ेगा, कहना तो ये पड़ेगा कि आवामी लीग को वहां पर अगर बैन किया जाता है, या ऑलरेडी जो है वहां की स्टूडेंट विंग को तो बैन भी कर दिया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाता है तो तख्ता पलट जो है वो हो जाएगा वहां पर। चलिए, तो आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ के बैच के साथ में जरूर जुड़िए। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली लाइव क्लास चलती है। कूपन कोड आप लोगों को साइंस यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोगों को बेहतरीन जो है वो पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, पोर्नोग्राफी आज सबसे बड़ी जो है वो हमारे पास में एक प्रॉब्लम है। हमारा यूथ इससे मिसगाइड हो रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड काफी डिस्टर्ब हो रहा है। उसको अपने माइंड को रिवायर करने की जरूरत है, रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। और 75 टेक्निक्स हमने बताई है जिनकी मदद से वो इस एडिक्शन से बाहर निकल सकता है। एडिक्शन में रहते हुए वो अपने निर्णय बेहतर नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं उसका फोकस और कंसंट्रेशन डिस्टर्बेंस की तरफ जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने कंसंट्रेशन और फोकस की मदद से वो जिंदगी में आगे बढ़े, एग्जाम्स को क्रैक करे, बिजनेस को आगे बढ़ाए। तो वो 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करे और पहले इससे बाहर निकले और उसके बाद में अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाए। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से। आपकी क्या राय है आज के टॉपिक के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।